नमस्कार, करंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप कुमार। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वनियार समुदाय को दिए आरक्षण पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक। फरवरी में बने कानून को कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। तमिलनाडु सरकार ने दी थी 10.5% आरक्षण की व्यवस्था। भारतीय उड़ानों को लेकर पाकिस्तान की हिमाकत। शारजाह को जाने वाली गो एयर की फ्लाइट को अपना एयर स्पेस देने से पाकिस्तान का इनकार। 1944 के शिकागो कन्वेंशन के तहत फ्रीडम ऑफ एयर का उल्लंघन। वनों और भूमि के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर कोप 26 में पहल। 105 देशों ने घोषणा पत्र पर किए दस्तखत। अपने हितों के मद्देनजर भारत ने बनाई दूरी। बच्चों में कुपोषण पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आंकड़े जारी। देश में 33 लाख से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार। करीब 17 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित। और पहले सामूहिक विलोपन के कारणों पर रिपोर्ट जारी। कम होती ऑक्सीजन के चलते विलुप्त हुए थे समुद्री जीव। एक खास अवधि में बड़े पैमाने पर जीवों की विलुप्त होने की घटना है सामूहिक विलोपन। तो चलिए शुरू करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। सरकार ने फैसला लिया है कि एमपी लैट्स को फिर से पहले जैसे शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल कोविड के दौरान जिस तरह की आर्थिक स्थितियां बनी थीं, उसे देखते हुए योजना को रोक दिया गया था। सरकार के मुताबिक ये योजना मौजूदा वित्त वर्ष की बाकी बची अवधि के दौरान भी लागू रहेगी। इसके साथ ही इसे 2025-26 तक लागू रखा जाएगा। इस वित्त वर्ष की बची हुई अवधि के लिए फिलहाल प्रत्येक सांसद के हिसाब से 2 करोड़ रुपए एक किस्त में स्वीकृत होंगे। इसके बाद यानी 2022-23 से 2025-26 के बीच योजना के तहत हर सांसद के हिसाब से प्रतिवर्ष 5 करोड़ की राशि मंजूर होगी। हालांकि यह राशि 2.5 करोड़ की 2 किस्तों में रिलीज होगी। एमपी लैट्स की शुरुआत 1993 में हुई थी। यह योजना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हालांकि शुरुआत में यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आती थी। इस योजना के सही क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास डिवीजन की होती है। योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अधिकार है कि वह अपने संसद क्षेत्र में कलेक्टर को विकास के लिए सलाह दे सके। एक सांसद किसी एक साल में 5 करोड़ तक की राशि के खर्च की सलाह दे सकता है। हालांकि राज्यसभा के किसी सदस्य को संबंधित राज्य में एक या अधिक जिलों को चुनने की इजाजत होती है। बात नामित सदस्यों की करें तो वे देश के किसी भी एक राज्य से एक या उससे अधिक जिलों का चुनाव कर सकते हैं। पिछले दिनों मद्रास हाईकोर्ट ने वनियार समुदाय को आरक्षण देने वाले एक कानून को असंवैधानिक करार दिया है। गौरतलब है कि इस साल फरवरी में राज्य सरकार ने एक कानून के जरिए वनियार समुदाय को लोक सेवाओं में 10.5% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। शैक्षणिक संस्थानों में इतनी ही सीटें देने के लिए कानून में प्रावधान किया गया था। सरकारी कागजातों के मुताबिक वनियार समुदाय तमिलनाडु में मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज MBC यानी सबसे अधिक पिछड़े समुदायों में शामिल हैं। इस समुदाय के लोग बड़ी तादाद में राज्य के उत्तरी जिलों में रहते हैं। समुदाय को आगे ले जाने के लिए वनियार संगम एक लंबे समय से अलग से आरक्षण की मांग कर रहा है। इन्हीं मांगों को देखते हुए सरकार ने MBC DNC के 20% कोटे से वनियार को 10.5% कोटा देने की व्यवस्था की है। इस कानून में MBC DNC यानी डी नोटिफाइड कम्युनिटीज क्लास को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें कोटे का सबसे बड़ा हिस्सा वनियारों को मिला, 7% हिस्सा DNC को, जबकि 2.5% हिस्सा बाकी MBCs को दिया गया है। कोर्ट ने इस विवादास्पद कानून को कुछ बातों के आधार पर असंवैधानिक माना है। कोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही दिन किसी बिल का पास होना और एक्ट बन जाना कुछ अजीब है। दूसरी तरफ फरवरी में जब 102वां संविधान संशोधन लागू हुआ था तो राज्य किसी जाति को पिछड़ा कैसे घोषित कर सकता है। गौरतलब है कि इस संशोधन के जरिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी कि वह राज्यों के लिए पिछड़ी जातियों को नोटिफाई करे। उधर मराठा आरक्षण मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 102वां संविधान संशोधन राज्यों से इस तरह की शक्ति छीनता है। हालांकि इसके उलट
इस साल 105वें संविधान संशोधन के जरिए सरकार ने साफ कर दिया कि पिछड़ी जातियों की सूची में राज्य भी बदलाव कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कोटे के वितरण में अगर किसी तरह का चेंज किया जाता है तो इससे राज्य के 1994 के एक्ट में भी अमेंडमेंट करना होगा। चूंकि यह अधिनियम SC, ST, बैकवर्ड क्लास और मोस्ट बैकवर्ड क्लास से संबंधित है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिलना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों की रिटायरमेंट एज का मुद्दा फिर से चर्चा में है। दरअसल एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज S. रविंद्रन भट्ट ने इस बात का जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु 65 साल ही रहनी चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट्स के जजों के मामले में वह मानते हैं कि रिटायरमेंट की अधिकतम आयु 62 से बढ़कर 65 साल हो जानी चाहिए। आपको बता दें कि कोर्ट्स में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने का मुद्दा कई बार उठ चुका है। अधिकतम आयु बढ़ाने की बात वेंकटचलैया आयोग की रिपोर्ट में भी की गई थी। गौरतलब है कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा पर बने आयोग को ही वेंकटचलैया आयोग कहा जाता है। उम्र सीमा बढ़ाने की एक कोशिश 2010 में लाए गए 114वें संविधान संशोधन में भी की गई थी। इस बिल में हाईकोर्ट्स के जजों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने का जिक्र किया गया था। हालांकि यह बिल कभी एक्ट नहीं बन सका। रिटायरमेंट एज से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 124 और 217 में इनका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 124(2) के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वे 65 साल की आयु तक पद पर बने रहते हैं। वहीं अनुच्छेद 217(1) के अनुसार हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और वे 62 साल की आयु तक पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें कि रिटायरमेंट एज की ये अधिकतम सीमा इससे पहले 60 साल थी, जिसे 15वें संशोधन के जरिए 1963 में बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया था। अनुच्छेद 224 के मुताबिक यही प्रावधान हाईकोर्ट्स के अतिरिक्त या कार्यकारी जज के लिए भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज में संसद संविधान संशोधन के जरिए बदलाव कर सकती है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब किया है। दरअसल इस तरह की हिंसाओं को लेकर वी द वीमेन ऑफ इंडिया ने एक याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि ससुराल में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी मदद देने के लिए एक दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी पीड़ित महिलाओं के लिए शेल्टर होम्स यानी शरण स्थल बनाने की मांग भी याचिका में की गई थी। आपको बता दें कि ये दोनों मांगें घरेलू हिंसा को रोकने वाले एक कानून के तहत आती हैं। दरअसल महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए 2005 में एक कानून बनाया गया था। इस कानून का नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है। हालांकि इसे साल 2006 में अमल में लाया गया। पहले यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू था, पर 2019 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के जरिए इसे वहां भी लागू कर दिया गया। इसके साथ ही यह कानून अब लद्दाख में भी लागू है। इस कानून में घरेलू हिंसा को अच्छे से परिभाषित किया गया है। बड़ी बात यह है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा में न केवल शारीरिक प्रताड़ना बल्कि मानसिक प्रताड़ना को भी रखा गया है। इस कानून की धारा 3 में फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, वर्बल एब्यूज यानी बेइज्जती के लिहाज से कहे गए शब्द, इमोशनल एब्यूज और इकोनॉमिक एब्यूज जैसे शब्द शामिल हैं। कानून में रिस्पोंडेंट के दायरे में केवल पुरुषों को रखा गया है, लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में वयस्क पुरुष शब्द को हटाने की बात कही थी। इसका मतलब यह है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अब न केवल पुरुष बल्कि किसी महिला पर भी केस दायर कर सकती है। इस एक्ट के संबंध में आम लोगों में ये धारणा है कि इसके तहत केवल ससुराल में हुई हिंसा को शामिल किया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि यह कानून साझी गृहस्थी यानी शेयर हाउस होल्ड की बात करता है, जिसमें महिला के रक्त संबंधी यानी भाई बहन, पिता पुत्री इत्यादि शामिल हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड में विवाह संबंध को भी शामिल किया गया है, जिसमें पति पत्नी, ससुर बहू जैसे संबंध आते हैं। वहीं विवाह संबंध में न केवल विवाह बल्कि लिव इन रिलेशनशिप को भी रखा गया है। इसके साथ ही शेयर हाउस होल्ड के दायरे में गोद ली गई बच्ची भी शामिल है। कानून के तहत न केवल पीड़ित महिला बल्कि कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। इसमें न केवल पति या मेल पार्टनर बल्कि उसके नातेदारों के खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है। इस एक्ट के मुताबिक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है
कि वह हर जिले में कुछ संरक्षण अधिकारी नियुक्त करे। हालांकि कोशिश ये रहनी चाहिए कि वह अधिकारी एक महिला हो। एक्ट में पीड़ितों के लिए शेल्टर होम्स बनाने की भी बात कही गई है। देश में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। इसके लिए कानूनी मामलों के विभाग ने मध्यस्थता विधेयक का मसौदा तैयार किया है, जिसे हाल ही में जारी किया गया। यह ड्राफ्ट खास तौर पर मध्यस्थता पर टिका हुआ है। बिल का मुख्य मकसद कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन को मजबूत करना है। ड्राफ्ट में यूएनसीट्रल के मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल मीडिएशन को ध्यान में रखा गया है। यूएनसीआईटीआरएएल से मतलब यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ से है। भारत चूंकि सिंगापुर कन्वेंशन को भी मानता है, इसलिए इस बिल के मुख्य उद्देश्यों में यह भी शामिल है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को ही आमतौर पर सिंगापुर कन्वेंशन कहा जाता है। भारत ने 2019 में ही इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए। बिल के ड्राफ्ट में भी प्री लिटिगेशन मीडिएशन की बात की गई है। प्री लिटिगेशन मीडिएशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिकायत करने वाला व्यक्ति और रेस्पोंडेंट दोनों कोर्ट में नोटिस देने से पहले ही मामले को सुलझा लेते हैं। हालांकि इसमें एक ऐसे व्यक्ति या संस्था से भी मदद ली जा सकती है जो उस मामले से तटस्थ हो। मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट्स के तौर पर हुई मध्यस्थता को यह ड्राफ्ट प्रभावी बनाता है। ऐसे एग्रीमेंट्स को यह ड्राफ्ट सभी पार्टीज के लिए बाध्यकारी बनाता है। बिल में मध्यस्थता के मामलों में पूरी गोपनीयता बरतते हुए 90 दिनों में निपटाने का प्रावधान है। हालांकि दोनों पार्टीज अगर सहमत होती हैं तो कुछ खास मामलों में यह अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ड्राफ्ट के सबसे अहम पहलू की बात करें तो इसमें मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का जिक्र है। केंद्र सरकार इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज को इस परिषद का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को भी परिषद का अध्यक्ष बनाया जा सकता है जिसे मध्यस्थता के मामले में बेहतर समझ हो। यह ड्राफ्ट देश में कम्युनिटी मीडिएशन पर भी जोर देता है। ऐसे किसी भी मामले में जिनमें शांति भंग होने या आपसी सौहार्द को खतरा हो, उनमें यह बिल कम्युनिटी मीडिएशन की बात करता है। ड्राफ्ट के मुताबिक किसी भी देश का नागरिक मीडिएटर बन सकता है, बशर्ते वह निर्धारित शर्तें पूरी करता हो। इन सभी बातों के साथ ही यह ड्राफ्ट ऑनलाइन मीडिएशन की व्यवस्था भी करता है। ऑनलाइन मीडिएशन के लिहाज से बिल में सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का भी जिक्र है। आपको बता दें कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परंपरागत जुडिशियल सिस्टम से कुछ इतर फैसले लिए जाते हैं। इस व्यवस्था में फैसले आम तौर पर आपसी सहयोग और बातचीत पर होते हैं। इन मैकेनिज्म्स में आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन यानी मध्यस्थता और नेगोशिएशन जैसे उपाय शामिल हैं। पिछले महीने गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने जम्मू और कश्मीर दौरे पर श्रीनगर से यूएई के शारजाह के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत की थी, लेकिन इस उड़ान को लेकर हाल ही में एक विवाद सामने आया है। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान ने शारजाह को जाने वाली गो एयर की उड़ान को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी। इसके बाद फ्लाइट को राजस्थान, गुजरात, अरब सागर, ओमान रूट से जाना पड़ा। इस कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान सरकार ने फिलहाल अभी तक कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन आपको बता दें कि यह पहली मर्तबा नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की हो। इससे पहले 2009 में भी पाकिस्तान ने श्रीनगर से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। पाकिस्तान की इस कार्रवाई को शिकागो कन्वेंशन के तहत फ्रीडम ऑफ एयर का उल्लंघन माना जा रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय असैन्य उड़ानों की आवाजाही के लिए 1944 में शिकागो में एक कन्वेंशन पर दस्तखत किए गए थे। शुरुआत में इस कागजात पर 52 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अभी 193 देश इसके सदस्य हैं। भारत ने 1 मार्च 1947 को इस अभिसमय पर अपनी मंजूरी दी थी। इस कन्वेंशन की जिम्मेदारी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जिसका गठन 1947 में हुआ था। लेकिन 1944 से 1947 के बीच PICAO यानी प्रोविजनल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के पास इसकी जिम्मेदारी थी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। 1944 का शिकागो कन्वेंशन
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फ्रीडम ऑफ एयर का जिक्र करता है। इनमें पहली फ्रीडम ऑफ एयर किसी एयरलाइन को एक देश से उड़ान भरने, दूसरे देश से गुजरने और तीसरे देश में लैंड करने की इजाज़त देती है। हालिया घटनाक्रम में कन्वेंशन के हिसाब से भारत इसमें पहला देश है, पाकिस्तान दूसरा देश, जबकि यूएई तीसरा देश है। इसी तरह दूसरी फ्रीडम ऑफ एयर के तहत किसी दूसरे देश में रिफ्यूल करने का अधिकार दिया गया है। रिफ्यूलिंग के दौरान सवारियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस बात का ध्यान भी इस अधिकार में रखा गया है। तीसरी और चौथी फ्रीडम ऑफ एयर एक देश की एयरलाइन को दूसरे देश जाने और फिर मूल देश लौटने की आज़ादी देती है। इस बार UNFCCC की COP26 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ है। जलवायु में हो रहे तेजी से बदलावों को थामने के लिए इस बार के सम्मेलन में कई इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। इनमें ग्लोबल इनोवेशन हब, स्पोर्ट्स फॉर क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क और ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज खास हैं। ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज पर COP26 के दौरान 105 देशों ने दस्तखत किए। इसे यूके की तरफ से सामने रखा गया था। इन देशों में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बोत्सवाना और कैमरून सहित लगभग 24 अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। इनके अलावा यूके, यूएस, रूस और चीन जैसे देश भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि भारत ने इस घोषणा पर दस्तखत नहीं किए हैं। घोषणा पत्र का मकसद 2030 तक वनों को हो रहे नुकसान को न केवल रोकना है, बल्कि यह कोशिश भी करनी है कि वनों को उनकी पुरानी स्थिति में लाया जाए। लगभग यही लक्ष्य भूमि को हो रहे नुकसान के मामले में भी तय किए गए हैं। माना जा रहा है कि करीब 33.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा वन क्षेत्र को इस घोषणा के तहत कवर किया जाएगा। इसके अलावा इसमें फॉरेस्ट फाइनेंसिंग को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। यह फाइनेंसिंग सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से निवेश के जरिए होगी। अनुमान है कि इन लक्ष्यों के लिए 12 देशों की तरफ से लगभग 8.75 बिलियन यूरो पब्लिक सेक्टर से फाइनेंसिंग होगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर से करीब 5.3 बिलियन यूरो की मदद मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि निर्वनीकरण को रोकने के लिए इससे पहले 2014 में NYDF यानी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स को भी अपनाया गया था। हालांकि इसके मामले में जानकारों का मानना है कि जिस ट्रैक पर देश चल रहे हैं उससे NYDF के लक्ष्यों को पाना मुश्किल है। ऐसे में ग्लासगो डिक्लेरेशन को NYDF का मॉडिफाइड वर्जन कहा जा रहा है। गौरतलब है कि NYDF के तहत 2020 तक डिफॉरेस्टेशन को रोकने का लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ ही इन प्रयासों को 2030 तक जारी रखने की बात भी कही गई थी। ग्लासगो में खत्म हुई UNFCCC की COP26 बैठक में भारत ने क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। भारत ने बेसिक ग्रुप की तरफ से ये कहा है कि क्लाइमेट फाइनेंस के जो पैरामीटर्स 2009 में तय किए गए थे, अब उनके आधार पर जलवायु संबंधी टारगेट्स को पाना मुश्किल है। बेसिक ग्रुप में ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन शामिल हैं। भारत ने ग्रुप स्टेटमेंट में क्लाइमेट फाइनेंस के प्रति गंभीरता पर सवाल खड़े किए हैं। भारत के मुताबिक अगर क्लाइमेट फाइनेंस के लिए देशों का खराब अप्रोच रहा तो अभी तक जितना मिटिगेशन किया गया है वह अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। भारत ने इस दौरान इन नए लक्ष्यों को देखते हुए जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन की फाइनेंसिंग की बात कही है। इसके साथ ही भारत ने क्लाइमेट फाइनेंस को सही मायने में परिभाषित करने के मकसद से स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को आदेश देने की मांग भी की है। लेकिन यह क्लाइमेट फाइनेंस है क्या, इसके बारे में जानते हैं। दरअसल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अभी तक कई स्तरों पर मिटिगेशन टारगेट्स रखे गए हैं। इन मिटिगेशन टारगेट्स को पूरा करने के लिए ज़्यादातर देशों को वित्त की ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसे देश जिनके पास अधिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई कि वे कमज़ोर और वल्नरेबल यानी सुभेद्य देशों की वित्तीय मदद करें। क्लाइमेट फाइनेंस मिटिगेशन के लिए ज़रूरी है क्योंकि बड़े स्तर पर उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़े निवेश की ज़रूरत होगी। क्लाइमेट फाइनेंस को देखते हुए रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान GEF यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का गठन किया गया था। GEF के तहत अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अभी तक $21.5 बिलियन तक का अनुदान दिया जा चुका है। इसके बाद 2010 में COP16 के दौरान ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई। इन दो फंड्स को अतिरिक्त गाइडेंस देने के लिए बाद में स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड
और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड भी बनाया गया। इन दोनों फंड्स का मैनेजमेंट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के हाथ में है। क्लाइमेट फाइनेंस के ही लिहाज से 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एडेप्टेशन फंड बनाया गया था। लॉजिस्टिक्स को लेकर राज्यों की क्या स्थिति है, इस पर हाल ही में वार्षिक लीड्स रैंकिंग जारी की गई। गुजरात ने एक बार फिर इस रैंकिंग में बाजी मारी है। हरियाणा रैंकिंग में दूसरे जबकि पंजाब तीसरे पायदान पर जगह बनाने में कामयाब रहा है। बड़ी बात यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश ने 7 स्थानों की उछाल लेकर 6ठी रैंक हासिल की है। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में जम्मू और कश्मीर को पहली रैंक मिली है। लीड्स यानी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। इसमें एक इंडेक्स के जरिए राज्यों को उनके लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इस बार रैंकिंग के दौरान राज्यों की मुख्य अवसंरचनाओं की क्वालिटी और कैपेसिटी दोनों को ध्यान में रखा गया है। यानी इसमें यह देखा गया है कि किसी राज्य में सड़कें, रेल व्यवस्था, वेयर हाउसिंग आदि कितने दुरुस्त हैं। इन बातों के अलावा कार्गो की सुरक्षा, टर्मिनल सेवाओं की गति और अप्रूवल्स जैसे आयामों पर भी लीड्स रिपोर्ट में विचार किया गया है। यह रिपोर्ट 2018 में पहली बार जारी हुई थी, जिसमें खासकर आयात निर्यात और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम पर फोकस किया गया था। 2019 की रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार को शामिल किया गया था। कोविड के चलते यह रैंकिंग 2020 में जारी नहीं की गई। हालिया रैंकिंग जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ आंकड़े भी सामने रखे हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी की 13 से 14% है। इस बात की तुलना अगर विकसित देशों से करें तो यह आंकड़ा 7 से 8% ठहरता है। बच्चों में कुपोषण की स्थिति पर एक आरटीआई के जरिए कुछ आंकड़े सामने आए हैं। अक्टूबर 2021 तक के लिए जारी इन आंकड़ों के हिसाब से भारत में 33 लाख से भी ज़्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें करीब 17 लाख बच्चे SAM यानी सीवियरली एक्यूट माल न्यूरिशमेंट से पीड़ित हैं। एक आरटीआई के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से हासिल इन आंकड़ों के मुताबिक यह स्थिति महाराष्ट्र में सबसे खराब है। इसके बाद बिहार और गुजरात का नाम इस सूची में शामिल है। बच्चों में पोषण की खराब होती स्थिति के लिए कोविड महामारी से पैदा हुई स्थिति को भी जिम्मेदार माना गया है। आपको बता दें कि बच्चों में मौजूद कुपोषण की यह स्थिति पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज आंकड़ों से साफ हुई है। केंद्र सरकार ने पिछले साल पोषण ट्रैकर ऐप विकसित की थी। इस ऐप पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुपोषित बच्चों से जुड़े आंकड़ों को दर्ज करते हैं ताकि देश में कुपोषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। मंत्रालय ने जवाब में खास तौर पर SAM और MAM यानी मॉडरेटली एक्यूट माल नॉरिशमेंट का जिक्र किया है। चलिए अब इन दोनों ही टर्म्स को आसान भाषा में समझते हैं। WHO के मुताबिक SAM वह स्थिति है जब किसी बच्चे का वजन उसकी ऊंचाई के हिसाब से कम हो। इसे MUAC यानी मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस से भी निर्धारित किया जा सकता है। WHO ने SAM के लिए MUAC 115 मिलीमीटर से कम निर्धारित किया है। यानी जिस बच्चे का MUAC 115 मिलीमीटर से कम होगा उसे SAM माना जाएगा। लेकिन जब MUAC 115 मिलीमीटर के बराबर या उससे ज़्यादा और 125 मिलीमीटर से कम है तो इसे MAM कहते हैं। इसके साथ ही मॉडरेट वेस्टिंग को भी इसका संकेतक माना जाता है। MUAC को बच्चों में कुपोषण मापने के लिए सबसे बेहतर इंडिकेटर माना जाता है। MUAC लेफ्ट अपर आर्म का घुमाव होता है। इसे कंधे के टिप पॉइंट और कोहनी के टिप पॉइंट के बीच मापा जाता है। कर्नाटक में महिला स्वयं सहायता समूह के 18,000 सदस्यों को सशक्त करने की पहल शुरू की गई है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एनर्जी एंड डेवलपमेंट ने इन्हें ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। हालांकि इसमें ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण पेयजल विभाग और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का पूरा सहयोग रहेगा। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में महिलाओं को ग्रामीण इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सौर ऊर्जा के अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराया जाएगा। इन महिलाओं को बाद में स्थानीय ग्राम पंचायतों में स्वच्छ कर्मिका का दर्जा दिया जाएगा। ये कर्मिकाएं पंचायतों में कचरा इकट्ठा करेंगी, उन्हें अलग अलग करेंगी और स्वच्छ वाहिनी का काम करेंगी। इन 5 दिनों के पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा ऊर्जा और कचरा प्रबंधन के आसपास है। प्रोग्राम में महिलाओं को ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि के बारे में समझाया जाएगा। इन सदस्यों को बाद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का विजिट भी करवाया जाएगा। इसके साथ ही इन महिलाओं को बायोगैस तकनीक और उनके रख रखाव के बारे में भी बताया जाएगा। आपको बता दें कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एनर्जी एंड डेवलपमेंट की स्थापना साल 2000 में हुई थी। यह संस्थान बेंगलुरु में है, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कर्नाटक सरकार की मदद से गठित किया गया था। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण ऊर्जा और सतत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक बेहतर केंद्र स्थापित करना था। पिछले दिनों नेचर जियोसाइंस पत्रिका में इस बात का खुलासा किया गया कि पृथ्वी पर पहला बड़ा विलोपन यानी फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन किन वजहों से हुआ। पहले मास एक्सटिंक्शन को लेट ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है। जानकारों का मानना है कि उस समय जलवायु के ठंडे होने से ओशन सर्कुलेशन पैटर्न में कुछ बदलाव हुए थे। आसान शब्दों में समझें तो वैज्ञानिक कहना चाहते हैं कि जलवायु के ठंडे होने से कहीं न कहीं महासागरों में जलधाराओं के पैटर्न पर असर पड़ा। इस बात का सीधा असर बाद में ऑक्सीजन के प्रवाह पर पड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं कि सर्कुलेशन पैटर्न में हुए बदलावों से उथले समुद्र से गहरे समुद्र की तरफ जल के बहाव में कुछ रुकावटें पैदा हुईं। इससे गहरे समुद्रों में ऑक्सीजन युक्त जल की आपूर्ति कम हुई और समुद्री जीव विलुप्त हो गए। हम आमतौर पर क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन के बारे में ही पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन इससे पहले भी पृथ्वी पर 4 बड़े विलोपन हो चुके हैं। मास एक्सटिंक्शन दरअसल ऐसे भौगोलिक या जैविक घटना को कहा जाता है जब एक अवधि में बड़े स्तर पर जीव विलुप्त हो गए हों। उदाहरण के लिए क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन में न उड़ने वाले डायनासोरस पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। इस खबर के मद्देनज़र अभी तक हुए सभी विलोपनों पर नज़र डालना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन की बात करते हैं। माना जाता है कि यह आज से लगभग 485 से 440 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। इस दौरान जीवित जीवों की सभी प्रजातियों का लगभग 85% हिस्सा खत्म हो गया। सबसे बड़ा असर समुद्री जीवों पर पड़ा, जिसमें कोरल्स, शिल्ड ब्रेकियोपोड्स, कोनोडोट्स आदि शामिल थे। दूसरे मास एक्सटिंक्शन को लेट डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। इसमें आज से करीब 383 मिलियन से 359 मिलियन वर्ष के बीच पृथ्वी पर मौजूद लगभग 75% प्रजातियां विलुप्त हो गईं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सागर में ऑक्सीजन की कमी, ज्वालामुखी विस्फोट और उल्का पिंडों के टकराने से शायद इतने बड़े पैमाने पर जीव खत्म हो गए। तीसरे नंबर पर है पर्मियन ट्रियासिक एक्सटिंक्शन। यह आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले हुआ। इस दौरान सभी समुद्री जीवों की 95% प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं। इसके साथ ही पृथ्वी पर मौजूद रही 3/4 प्रजातियां भी खत्म हो गई। चौथे बड़े एक्सटिंक्शन को ट्रियासिक जुरासिक मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। यह आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले हुआ, जब बड़े पैमाने पर जीव प्रजातियां विलुप्त हो गईं। पांचवें विलोपन की बात करें तो यह क्रिटेशियस पेलोजियन मास एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है। यह आज से करीब 66 मिलियन साल पहले हुआ। आपको बता दें कि वर्तमान में जिस तरह मानवीय गतिविधियों के चलते बड़े पैमाने पर प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या उन पर जो खतरा है, उससे छठे बड़े विलोपन से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए अब नज़र डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। आज के सेशन के 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्तमान में राज्यों को अधिकार नहीं है कि वे पिछड़े वर्गों को अधिसूचित करने के लिए एक पृथक सूची बना सके। 2. इस तरह की शक्ति देने के लिए हाल ही में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिसका अभी अधिनियम बनना बाकी है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? 1. उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश उतनी ही उम्र तक पद पर रह सकता है जितना कि सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश। 2. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा में संशोधन के लिए बने अधिनियम को कम से कम आधे राज्यों की अनुमति जरूरी है, क्योंकि यह संघ राज्य संबंधों का मामला है। 3. उच्च न्यायालयों में भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है, प्रायः खबरों में रहने वाले एडेप्टेशन फंड का गठन किस अभिसमय या प्रोटोकॉल या घोषणा पत्र के तहत किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल, कानकुन घोषणा पत्र, स्टॉकहोम अभिसमय या फिर पृथ्वी सम्मेलन +20? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत केवल ससुराल में होने वाली हिंसा के खिलाफ ही शिकायत की जा सकती है। 2. पुरुष और महिलाओं दोनों के खिलाफ घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत हो सकती है। 3. केवल पीड़िता ही इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 3 या फिर केवल 2 और 3? अंतिम प्रश्न है, भारत में वैकल्पिक विवाद निपटान व्यवस्था को बढ़ावा देने का इष्टतम निहितार्थ है। यह भारत में उच्चतर न्यायपालिका व्यवस्था का उल्लंघन होगा। यह संघीय व्यवस्था की मूल भावना के विपरीत है। तृणमूल यानी ग्रास रूट स्तर पर न्यायिक व्यवस्था का विस्तार संभव है, या फिर इससे न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की अवधारणा मजबूत होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर ज़रूरी खबरों पर नज़र। फूमियो किशिदा फिर से जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 465 सीट वाले निचले सदन में किशिदा की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को 261 सीटें मिली हैं। करीब महीने भर पहले संसद द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया था, जिसके बाद उन्होंने तत्काल चुनाव कराने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद हुए संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी को बहुमत मिला है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए $50 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की है। 17वें ग्रैंड चैलेंज वार्षिक बैठक में फाउंडेशन ने इसकी घोषणा की। ग्रैंड चैलेंजेस ग्लोबल कॉल टू एक्शन 10 वर्षीय पहल है। इस पहल के तहत निम्न और मध्यम आय वाले देशों के वैज्ञानिकों को अनुदान दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार काहो गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही है। यह गांव भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के दौरान यहाँ के लोगों ने भारतीय सेना की काफी सहायता की थी। इस गांव में मेयोर समुदाय के लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस गांव में केवल 65 लोग हैं और इस गांव की साक्षरता दर 64.15% है। कर्नाटक के हलक्की जनजाति से ताल्लुक रखने वाली तुलसी गौड़ा पद्मश्री से सम्मानित होने वाले 61 लोगों में से एक है। तुलसी अब तक 30,000 से अधिक पौधे लगा चुकी है। पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में काफी जानकारी होने के कारण इन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। चीन ने पाकिस्तान को एक युद्धपोत सौंपा है, जिसे हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। पाकिस्तानी नेवी ने इसका नाम PNS तुगरिल रखा है। यह युद्धपोत काफी एडवांस्ड और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इस तरह के 4 और युद्धपोत पाकिस्तान के लिए बनाए जा रहे हैं। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत देश के प्रत्येक जिले में एक स्टार कॉलेज खोला जाएगा। यह स्टार कॉलेज पूरे देश में अन्य कॉलेजों में मेंटरशिप प्रदान करेंगे। हाल ही में 10 वैश्विक संगठनों ने मिलकर COP26 में ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव यानी GRII लॉन्च किया है। इस पहल का मकसद जलवायु जोखिमों को सहन करने की क्षमता का आकलन करने के लिए एक सार्वभौमिक मॉडल तैयार करना है। यह मॉडल देशों को नेशनल एडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करने में मदद करेगा। दिल्ली सरकार ने एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन की शुरुआत की है, जो 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। इस पहल का मकसद दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को कंट्रोल करना है। इसके तहत खुले में कचरा जलाने पर मनाही होगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए विशेष टीमें बनाई हैं, जो खुले में बर्निंग को रोकने के लिए दिन और रात में पेट्रोलिंग करेंगी। भारत ने COP26 सम्मेलन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ई-अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से संबंधित सभी सूचनाएं यहां मौजूद रहेंगी। इस पोर्टल को यूके सरकार के साथ कोलैबोरेटिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। यह पहल यूके इंडिया ज्वाइंट रोड मैप 2030 का एक हिस्सा है। इस रोड मैप पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं।
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति FWD क्लार्क का 85 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण निधन हो गया। उन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ नोबेल पुरस्कार भी साझा किया था। क्लार्क ने ही 2 फरवरी 1990 को दक्षिण अफ्रीका की संसद में अपने भाषण में घोषणा की थी कि मंडेला को 27 साल बाद जेल से रिहा किया जाएगा। क्लार्क को दक्षिण अफ्रीका के अंतिम एपार्थाइड प्रेसिडेंट के तौर पर भी जाना जाता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।